हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है। किस चीज़ का? जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, एमटीएस, जीडी या फिर यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो वो सभी तमाम परीक्षाएं के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQs होंगे, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का फुल डिस्कशन होगा। जितने भी सवाल कराए जाएंगे उन तमाम सवालों से जितने भी रिलेटेड सवाल बनेंगे उन सभी सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे आपका वर्तमान एग्जाम और आपके आने वाले आगामी परीक्षा में एक भी जीके जीएस से संबंधित सवाल छूट ना पाए। ठीक है, बाकी कंटेंट में जितने सवाल कराए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन रहेगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ ही समझाया जाएगा। हम अपनी वीडियो की अंदर बढ़े सवालों की शुरुआत करने उनसे पहले हम कुछ दो मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे जो आपके सामने प्रस्तुत है कि अभी तक धूप में जला हूं। क्या? कि अभी तक धूप में जला हूं, अब छाव देखूंगा मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुंचने के बाद ही अपना पांव देखूंगा। एक और मोटिवेशनल कॉल आप लोग के चहीते कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी करेंगे नहीं, हम सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ याद दिला दें, अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आज जितने भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से द ग्रेट पाया गया। ये बात नहीं, हम लोग का बात अलग ही होता है बिहारी लोगों का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से द ग्रेट बात पाया गया। द ग्रेट बात कहने का मतलब है विशाल स्नागर, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। ठीक है, इसे विशाल, ठीक है, इसे कहीं ना कहीं मालूम है, इसे महान स्नागर भी बोला जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से द ग्रेट बात पाया गया, यानी विशाल स्नागर पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से। बाकी महत्वपूर्ण बातों की बात करें जो सिंधु घाटी से अपना संबंध को व्यतीत करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये इरेज होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप इसे कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। सेकेंड सवाल कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। कब? 1922 में। एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकल दास बनर्जी यानी RDB, राकल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1922 में। बाकी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, DRS, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अब आपको बता दें ये दोनों को आप याद कैसे कर सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो देखिए बड़ा अक्षर में है, बड़ा फॉर्म में लिखा हुआ है, हड़प्पा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है उसमें बड़ा वाला नंबर यानी 1922, और जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसमें छोटा वाला नंबर 1921। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राकल दास बनर्जी और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी। बाकी विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछता है एमटीएस में और जीडी में भी पूछा हुआ। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 35 मीटर था और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 33 मीटर था। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 35 मीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 33
मीटर था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के शाहीवाल जिला में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। बाकी एक है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध प्रांत के लरखाना जिला में स्थित है। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी कालीबंगा, घाघर नदी, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलुज, मांडा, चिनाब, दैमावत, प्रवरा नदी, आलमगीर, हिंडन नदी, ये तमाम जानकारी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान में रखने पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप इसे इतना तक समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहा था, आपके सामने स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ये MTS 2023 या 22 का सवाल पूछा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। आपको बता दें कि सोरथुगई और एक है मुंडी गाफ, ये लिखिए सोरथुगई और एक मुंडी गाफ जो है ये दोनों अफगानिस्तान में ही स्थित है। सोरथुगई और मुंडी गाफ ये दोनों स्थान कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। सोरथुगई जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान में, कहाँ पे है? उत्तरी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में है, उत्तरी अफगानिस्तान में है, ठीक है। बाकी जो सोरथुगई है उत्तरी अफगानिस्तान के कोकचा और ऑक्सस नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। सोरथुगई जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान के कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर है, यह तट पर स्थित है, ठीक है। यह पूछा हुआ सवाल था। बाकी नेक्स्ट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान का क्या था साथियों? अभाव था साथियों, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी यहां से आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। तो आपको बता दें कि बिपाशा जिस नदी का प्राचीन नाम है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम व्यास नदी है। उस नदी का क्या नाम है? व्यास नदी है। और ये जो व्यास नदी है ये सिर्फ भारत में ही बहती है और यह सतलुज नदी का सहायक है। किसका? सतलुज का सहायक नदी है ये। व्यास नदी जो है ये सतलुज का सहायक है। बाकी नदी और उनका प्राचीन नाम हम देखेंगे कुछ, जैसे मैं चिनाब का आपसे पूछ देगा तो चिनाब का ये SSC/MTS जाकर आपको 2023 का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है, सतलुज का प्राचीन नाम सतुद्री है, रावी का प्राचीन नाम परुशनी है, गोमती का प्राचीन नाम गोमल है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो बीतिस्ता है। बीतिस्ता है, ठीक है। तो चिनाब, अस्कनी, सतलुज, सतुद्री, रावी, परुशनी, गोमती, गोमल, गंडक, सदानीरा, झेलम, बीतिस्ता, व्यास, बिपाशा, व्यास नदी। तो इस यहाँ से आप नदी और उनका प्राचीन नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से सवाल को पूछता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको बता दें उस राजा का नाम है कुमारगुप्त। उस राजा का क्या नाम है? कुमारगुप्त। तो जो कुमारगुप्त था इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जो राजगीर में स्थित है, जिनसे चाणक्य जैसे लोग पढ़कर निकले हुए हैं, ठीक है। और उनके जो विद्यार्थी हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकते हैं।
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी गुप्त वंश का कार्यकाल की बात करें तो गुप्त वंश का कार्यकाल 275 से लेकर 550 ईस्वी तक था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त माने जाते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा की बात करें जो एसएससी जीडी ने पूछा था तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है। बाकी भारत का नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त हैं, और भारत का जो नेपोलियन थे समुद्रगुप्त, इन्हें कोई और कहने वाले नहीं, ये वही इतिहासकार व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या था साथियों, जिनका नाम विसेंट स्मिथ था, जिन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बताया। आई होप आप इतना नोट कर लिए होंगे, तो हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त हुआ करता था। चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय पर भारत आया, और हुनों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम पर किया। तो ये जानकारी VVI बनता है आपके एग्जामिनर के लिए। गुप्त वंश का कार्यकाल आप यहाँ से देख सकते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक आप देख सकते हैं, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा देख सकते हैं, भारत का नेपोलियन देख सकते हैं। भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति ने कहा, और जिस व्यक्ति ने कहा था उस व्यक्ति का नाम है विसेंट स्मिथ। उसने अपना अर्ली इंडियन हिस्ट्री बुक में अपना इस बात को दर्शाया है। ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेगी। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था। चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम पर आया था, और हुनों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम पर किया था। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इजी सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। आपको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। उनसे पहले हम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो ये लीजिए, प्रथम बैठक जो संविधान सभा की होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष ही होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। दूसरी बार अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं के समय द्वितीय बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय संविधान सभा के बैठक में ही अस्थायी परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तब भारत का जो संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में, 15। संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत था या कथन किनका था, तो यह कथन कहने वाले ऑस्टीन थे। कौन थे, ऑस्टीन थे ये कथन कहने वाले। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे साथियों। ठीक है। बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।